कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। मैं जब तक बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष मानवर अरविंद कुमार अम्ब जी आएँ और अपनी बात को रखें। बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष मानवर अरविंद कुमार अम्ब जी आएँ और अपनी बात को रखें। हेलो साथियों, जय भीम। शिक्षा के जनक महात्मा फुले, बाबा साहेब अम्बेडकर, बहुजनों में सामाजिक क्रांति और राजनीतिक चेतना जगाने वाले मानवर साहब कांसीराम साहब, साथियों, आज आपने ये कार्यक्रम रखा हुआ है बहुजन मुक्ति पार्टी के तत्वाधान में। इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? मानवर साहब कांसीराम जी ने देश के अंदर में घूम करके बहुजन समाज को जागृत किया और देश के अंदर में एक ताकत पैदा की, बहुजनों में एक जुनून पैदा किया। उसका परिणाम हमारे सामने आया, मगर कुछ परिस्थितियाँ बस वो हमारा मूवमेंट, वो आंदोलन कुछ समय से दूसरे रास्ते पर भटक गया है। इसलिए साथियों, हमें आज ज़रूरत है कि पुनः भगवान बुद्ध, संत कबीर, संत रविदास महाराज, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा फुले एवं कांसीराम साहब की जो विचारधारा है उसको जन जन तक पहुंचा करके इस देश के अंदर में, बहुजन समाज के अंदर में जागृति पैदा करना होगी। क्योंकि हो क्या रहा है इस देश के अंदर में, जब से हमारा ये आंदोलन कमज़ोर पड़ा है तभी से जो ब्राह्मणवादी ताकतें हैं वो मजबूत हो गई हैं और ज़्यादा ताकत से मजबूत हो गई हैं। वो हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार बढ़ गया है, चाहे वो किसी मामले में हो। इसलिए साथियों, हमें दोबारा से एक शक्ति बना करके सारे लोगों को इकट्ठा करके ये काम करना होगा। नहीं तो आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि आपकी फिर पिटाई होने वाली है, हो रही है। इसीलिए पढ़े लिखे नौजवानों से आग्रह है कि साथ साथ में, पढ़ाई के साथ में, अपने काम धंधे के साथ में बहुजन समाज के अंदर में जागृति पैदा करें, अम्बेडकरवादी सोच को पैदा करें और इस देश में जो हमारी खोई हुई ताकत है उसको बढ़ाने का काम करें। वो इतनी चालाकी से काम करते हैं कि हमारे जो तैयार हुए हुए लोग हैं उनको भी उन्होंने अपने पाले में खींच लिया है। बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मानवर मनोज कुमार पासी जी मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार पधारे हैं। उनका मैं कोट कोट बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भोपाल से चलकर ग्वालियर पहुंची बहन पद्मा रानी साक्या जी, प्रदेश महासचिव बहुजन मूल निवासी कर्मचारी संघ, वो भी हमारे बीच कुछ समय में पहुंचने वाली हैं। ग्वालियर बहुजन मुक्ति पार्टी के जिलाध्यक्ष मानवर अरविंद कुमार अम्ब जी हमारे बीच आ चुके हैं।
उनका भी मैं स्वागत करता हूं। वाम सेब के पुराने साथी हमारे बुजुर्ग मानवर आरसी बेनवाड़िया जी, पूर्व एसडीओ टेलीफोन एक्सचेंज, वो भी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बहन सलमा खान जी, सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के काम में लगी रहती हैं और पार्षद की पूर्व प्रत्याशी भी रहीं, वो भी हमारे बीच आई हैं। मैं उनका भी दिल से बहुजन मुक्ति पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने कीमती टाइम निकाल कर हमें समय दिया। मैं सभी श्रोतागण अतिथियों का भी तन मन धन से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं सबसे पहले मुख्य अतिथि और जिलाध्यक्ष जी, सलमा जी, सभी लोग आएँ और हमारे महापुरुषों को माला पहनाकर अभिनंदन करें। मानवर मनोज कुमार पासी जी, राष्ट्रीय महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी एवं सभी साथीगण। मानवर मोहम्मद फारूकान जी आएँ और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुजन मुक्ति पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष मानवर पुरुषोत्तम जखौदिया जी आएँ और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला से पहनाकर स्वागत करें। राष्ट्रीय महासचिव का फूल पहनाकर स्वागत करें, फूल माला पहना। जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार जी आए, मानवर बेनवाड़िया जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। बहन रानी साहू जी आए, फूल माला पहनाकर बहन सलमा खान जी का स्वागत करें। मुजीब खान जी आए और मानवर इस्लाम भाई का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। लखन चौकड़िया जी आए, जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। परवेज खान जी आए, राष्ट्रीय महासचिव जी का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। और कोई है बुला लें माला पहनाने के लिए, एक नाम बैठे मानवर शान कुरैशी जी आए और राष्ट्रीय अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। डीके डब्बू मारवा डीके डब्बू भाई जी भी आए और राष्ट्रीय महासचिव का फूल माला पहनाकर स्वागत करें। आबिद और आदिल
विकास कुशवाहा जी आएँ और प्रदीप कुमार पांड्योली जी का हार्दिक स्वागत करें। मानवर आदिल जी आएँ और राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत करें। मानवर एडवोकेट आबिद जी आएँ और राष्ट्रीय महासचिव का स्वागत करें। सबका हो गया, सबका हो गया। धन्यवाद साथियों। आज बहुजन मुक्ति पार्टी का जिला अधिवेशन है और राष्ट्रीय महासचिव का भी हमारे बीच आज पहली स्पीच हमको सुनने मिलेगी। उनको सुनने से पहले हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। उनको सुनने से पहले मैं मानवर बैनवाड़िया जी को कहूँगा वो आएँ और अपनी बात कुछ ही मिनटों में रखें, क्योंकि हमें अभी जो अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे अध्यक्षता कर रहे हैं राष्ट्रीय महासचिव जी को सुनना, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज बहुजन मुक्ति पार्टी जिला आज सम्मेलन है। आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे ग्वालियर में महर्षियों की तपी भूमि गालिब ऋषि जी के ग्वालियर में पधारे हुए हमारे अतिथिगण, मैं उनका स्वागत करता हूं, जो आज ग्वालियर तपोभूमि में पधारे हैं और इस सम्मेलन में आप सभी हमारे जितने भी माता बहनें और भाई, ये सभी को मैं आज आप सभी लोगों को बधाई देता हूं कि आज बहुत अच्छी खुशी का मौका है। ये बहुजन मुक्ति पार्टी कोई आज की नहीं है साथियों। मैं पहले आपको अपना पूरा परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आरसी बैनवाड़िया है और बहुजन पार्टी का मैं फाउंडर हूँ। बहुजन पार्टी को मैंने ही मध्य प्रदेश में शुरुआत करी थी साथियों, और इस बहुजन पार्टी ने मानवर काशीराम जी को भी वो मार्गदर्शन दिए थे। तो हमारे मानवर काशीराम जी ने बहुजन पार्टी के साथ में, जब मैं बम्बई में था उस पीरियड में मैं पढ़ता था, पढ़ने के बाद में मेरे को वहीं बम्बई में सर्विस मिल गई थी। उसी वक्त हमारा और काशीराम जी का मेल हुआ था। हमारे बीच में दीनाबाना साहब और खापाटे साहब, ये उसके पूरे ऑल इंडिया के फाउंडर थे साथियों, जिन्होंने ये बहुजन बनाई। और जो बहुजन क्यों बनी उसका भी एक कारण है। दीनाबाना साहब ने यहाँ पे वो सर्विस करते थे महाराष्ट्र में, वहाँ पे उन्होंने बाबा साहब का जन्मदिन मनाया था। और वहाँ पे बाबा साहब के जन्मदिन मनाने के बाद उन्होंने वहाँ दीनाबाना साहब ने और खापाटे साहब ने घोषणा करी थी। उस घोषणा से आज तक ये बहुजन समाज चली आ रही है और आज काफ़ी हद तक पहुँच गई। उसी पीरियड में हमारे मानवर काशीराम जी ने बहुत मेहनत से, बहुत ईमानदारी से, बहुत लगन से ये पूरे ऑल इंडिया में इस चीज़ को खड़ा कर दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने काशीराम जी ने बहुत मेहनत करने के बाद में वहाँ तक पहुँचे और उसके बाद में जो बहुजन समाज पार्टी काशीराम जी ने बनाई। क्योंकि बहुत लंबी कहानी है साथियों, बहुत समय लगेगा इसमें बताने में, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ।
फिर ये बहुजन पार्टी इन्होंने तैयार करी थी और ये बहुजन पार्टी ऐसी चली, इतनी चली कि काशीराम जी ने तहलका मचा दिया था पूरे इंडिया में। साथियों, आज जो इसकी ब्रांच खुली है, मैं सबसे पहले भाई पंडोरिया, डॉक्टर पंडोरिया जी को बधाई देता हूं कि जिन्होंने यहाँ पर ग्वालियर में इसको फिर से जागना शुरू कर दिया। तो साथियों, मुझे बड़ी सुन के खुशी हुई और मैं पंडोरिया जी को और जितने हमारे मंच पे अतिथि लोग बैठे हैं, मैं उनको सबको बधाई दूंगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। उस कार्य के लिए मैं जितना कहूँ आपके लिए इतना कम है और आप इस कार्य के लिए, इस पार्टी के लिए बधाई है आपको कि आपने इस पार्टी को फिर से शुरू से खड़ी कर दी है। क्योंकि उसके बाद आदरणीय मानवर मेश्राम साहब ने मेरे से भी कहा था, क्योंकि पहले मैं ही चलाता था, तो उन्होंने कहा था कि बेनबड़िया जी अब आगे क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा देखो भाई, मैं रिटायरमेंट हो रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि कर्मचारियों को आगे बढ़ाया जाए। तो जब हमारे बाद में जब हम रिटायर हुए, उसके बाद में हमने सारा जो है बहुजन समाज का उनको सौंप दिया। सौंपने के बाद में उन्होंने हमसे कहा था कि आप बहुजन मुक्ति पार्टी पर काम करिए। तो साथियों, हमने बहुजन मुक्ति में भी काम किया था रिटायरमेंट होने के बाद, और आज तक ये चलती चली आ रही है। मगर आज मुझे बड़ी खुशी की बात है कि अभी बीच में हम लोगों ने तैयारी भी करी थी चुनाव लड़ने की, कुछ लोगों को हमने खड़ा भी किया था, मगर कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि अपने स्वार्थ के कारण उन्होंने हमको थोड़ा सा धोखा दे दिया। कोई बात नहीं है, उसकी चिंता नहीं है, ये राजनीतिक में तो ऐसा होता रहता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए पंडोरिया जी से यही निवेदन करूंगा और आज के अतिथि जो हमारे पधारे हैं उनको भी यही निवेदन करूंगा कि इसको बहुत अच्छी ताकत से पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ाइए और जितना भी हमसे बनेगा हम आपका साथ देंगे, तन से मन से। धन की तो बात हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि धन की बात करना अच्छी बात नहीं है। तन मन जितना जहाँ भी हमारा लगेगा, हम आपको जितना भी सहयोग होगा हमसे करने को तैयार हैं। जैसे भी हमें आप लोग सब आदेश देंगे उसके लिए भी हम तैयार हैं। इतना ही कह के मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। धन्यवाद मानवर बेनवाड़िया जी। इस कार्यक्रम को सक्सेस करने में एक व्यक्ति का और हाथ है, मैं अब उनका नाम नहीं ले रहा हूँ इस समय। तो कार्यक्रम उनके वजह से आज ये सफल हुआ है और आगे आप लोगों को मैं दिलासा देता हूँ कि आने वाले समय में बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोग इतना मेहनत करेंगे कि बहुजन मुक्ति पार्टी तीसरे विकल्प बनेगी। और इसके पहले मैं अभी उज्जैन से होकर आया हूँ। 14 तारीख को उज्जैन में बहुजन मुक्ति पार्टी का प्रोग्राम था, वहाँ भी बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी। इस ग्वालियर के प्रोग्राम के बाद फिर इंदौर का प्रोग्राम है, फिर रीवा का प्रोग्राम है, लगातार मध्य प्रदेश में प्रोग्राम लगे हुए हैं। मैं इसी बीच में हमारी बहन पूर्व प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी एवं सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे साथ सहयोग कर रही बहन सलमा खान जी आएँ और अपनी बात रखें। बहन सलमा खान जी। सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगी। मेरा नाम सलमा खान है और मैंने हाल ही में वार्ड क्रमांक 53 से चुनाव भी लड़ा था। और समाज के कामों के लिए मैं हमेशा सक्रिय रहती हूँ और बस यही कामना करती हूँ कि आज हम लोग जो एक अच्छे कार्य के लिए यहाँ आए हैं, उपस्थित हुए हैं, वो कार्य सफल हो और अच्छे से हम लोग इस कार्य को मिल कर के एक साथ होकर के इस कार्य को पूरा करें।
जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बहन सलमा जी। अब मैं आपके बीच आज की अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय महासचिव मानवर मनोज कुमार पासी जी को आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और अपनी बात रखें। और उससे पहले मैं साथियों आपको फिर एक बार थोड़ा बुरा ना लगे, क्योंकि आज उनके बीच से जो बातें आने वाली हैं हो सकता है कई हम लोग बात करने में कहीं वो बात निकल जाएगी, इसलिए मोबाइल थोड़ा सा 1 घंटे के लिए 1.25 घंटे का है तो आप स्विच कर लेंगे उसको, और 1 घंटे 1.25 घंटे नहीं सुनते तो कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हम 1.25 घंटे बाद भी बात कर ले दोबारा। प्लीज़ अगर मोबाइल साइलेंट हम लोग कर लेते हैं और उनकी बात को सुनते हैं तो हमें उनका आना भी सार्थक होगा और उनकी जो प्लानिंग है मध्य प्रदेश के लिए वो भी हमें जानने को मिलेगी। तो इसी के साथ मैं राष्ट्रीय महासचिव को आमंत्रित करता हूँ वो आएँ और अपनी बात रखें। साथियों, सबसे पहले तो ये बताया जाए ये लाइव चला रहे हैं या तो लाइव नहीं चला रहे हैं। तो आप रिकॉर्डिंग अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अकेले में आप लोग सुन सकते हैं। हमारे समाज की एक सबसे बड़ी परेशानी है, घर की बात चौराहे पे करता है और चौराहे की बात घर पे करता है। सही समय पे सही बात का प्रयोग अगर करते हैं तो आप वो कार्य सार्थक होगा, अन्यथा सार्थक नहीं होगा। आप सुन सकते हैं, लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। यहाँ हम लोग आए थे जिला अधिवेशन के लिए, तो जिला अधिवेशन में बहुत सारे वक्ता होते हैं, सब्जेक्ट होता है, उस पे बोलते हैं। कंक्लूजिंग पे जो चीफ गेस्ट होता है या तो अध्यक्षता करने वाला होता है, कंक्लूजिंग में पूरी बात आपको समझाता है। अन्य राजनीतिक दलों के तरीके हम जो बात कहेंगे वो अन्य राजनीतिक दलों के तरीके नहीं होगा कि भाषण देने वाला जो कहे सामने वाली जनता समझ रही है या ना समझ रही है, बस ताली पीटती रहती है। हम चाहते हैं कि हमारा समाज समझदार बने। जब आप समझदार हो जाएंगे तो समझदारी से हम देश को बदल सकते हैं, अन्यथा बदलाव नहीं होगा। तो मैं आपको बहुजन मुक्ति पार्टी क्या करना चाहती है, भविष्य की क्या रणनीति है और अभी क्या चल रहा है, उसके विषय में आपको जानकारी देता हूँ। तो आपके अंदर से जहन से ही जो मैं बात कहूँगा वो निकल के आएगा। क्या भारत देश में विपक्ष नाम की चीज़ है? आपको दिखाई दे रही है? भारत में विपक्ष खत्म कर दिया गया। इतना बड़ा लोकतांत्रिक त्रासदी कभी नहीं था। इतना बड़ा लोकतांत्रिक त्रासदी कभी नहीं था। ये पहली बार हुआ है कि भारत देश में लोकतंत्र ही नगण्य हो गया है। तो लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि विपक्ष बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अगर विपक्ष मजबूर है तो वो देश लोकतांत्रिक नहीं हो सकता। विपक्ष मजबूत होना चाहिए। सत्ता पक्ष की एक गलतियों पे विपक्ष को कुठाराघात करना चाहिए, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए और देश के आवाम के विरोध में कानून बनने वाले जो हों उसे रोक देना चाहिए। ये विपक्ष की भूमिका होती है। विपक्ष व्यक्ति जो नेतृत्व करने वाले नेता है सत्ता पक्ष के, उसका आईना होता है। आप बहुत सुंदर है या नहीं सुंदर है कोई बताने वाला ना हो और आईना ना हो आपके पास तो कैसे पता चलेगी सुंदरता का। वैसे ही विपक्ष का रोल होता है कि सत्ता पक्ष के प्रत्येक कार्य का आईना दिखाना। ये गलत है, इसका हम इसलिए विरोध करते हैं। ये तार्किक बात ये होनी चाहिए। तो ये बात हमको समझना चाहिए।
अभी वर्तमान परिस्थिति, देश की वर्तमान के हालात बहुत खराब है। वो हालात के जिम्मेदार हम भी हैं। वो जो लोग शासन कर रहे हैं वही अकेले जिम्मेवार नहीं है हालात के, ये ध्यान रखिएगा। हालात के जिम्मेवार हम हैं। पूरे देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसा बता दीजिए जो बहुजनों के पास हो, SC ST OBC माइनॉरिटी के पास हो, जो लोकतांत्रिक हो। एक भी बताइए। लोकतंत्र का सिद्धांत आप पहले समझना होगा, तब आप पता चलेगा कि लोकतांत्रिक है या नहीं है। लोकतंत्र में विरासत नहीं चलती, और सारी पॉलिटिकल पार्टियां अपनी नेतृत्व क्या कर रही हैं, विरासत में दे रही हैं। पिताजी बाबा जी ने राजनीति शुरू किया, वो उसके बेटे के अंदर काबिलियत नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस लीडरशिप को उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। ये लोकतंत्र नहीं है। उन्होंने भी अपने बेटे को ट्रांसफर कर दिया, ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतांत्रिक प्रणाली ये होना चाहिए, उसमें जाति विहीन होना चाहिए, धर्म विहीन होना चाहिए, क्षेत्र विहीन होना चाहिए, वर्ग विहीन होना चाहिए। एक मजबूत ऐसा स्तंभ तैयार होना चाहिए जिसको सभी समाज के लोग एक्सेप्ट कर ले कि ये नहीं, ये हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। तो ये लोकतंत्र के आधार पे अगर देखते हैं तो हम एग्जामिनेशन करते हैं, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे खरा नहीं उतरती है। और खरा नहीं उतरती है, वो जानती है हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। मुस्लिम समुदाय के ऊपर मैं एक बात कहना चाहता हूं, उनको ये बात समझ में आना चाहिए कि गुलाम भारत में और आज़ाद भारत में उनके लिए क्या फ़र्क है। तो गुलाम भारत में उनकी जब जो प्रतिनिधित्व था वो 35% हुआ करता था। गुलाम भारत में 35% उनका प्रतिनिधित्व था प्रत्येक क्षेत्र में। तो 35% था। आज भारत देश आज़ाद हो गया, भारतीय संविधान लागू हो गया, आज 1% बचा है। पॉपुलेशन कितनी है? ऑल इंडिया की 18%, जो सरकार बताती है। हो सकता है कि अगर सेंसेक्स कराया जाए अलग से तो ये पॉपुलेशन और हो सकता है। फिर भारतीय संविधान वकालत करता है संख्या के अनुपात में प्रत्येक वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर सरकार के आंकड़े को हम मानते हैं तो 18% उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो 17% उनका माइनस हो गया। 17% माइनस हो गया। पहले वो देने वाले में से थे, पहले उनके पास रियासतें हुआ करती थी। जब रियासत होती थी, बड़े बड़े बागवान होते थे, रोजगार होते थे। और आज की स्थिति है कि मांगने वालों की श्रेणी में हो गए, खड़े हो गए। तो उनको ये भी आकलन करना होगा कि उनकी ये स्थिति क्यों है। पहले देने वालों में से थे, उनके दरबारों में जो मजलूम थे वो लाइन लगाते थे कि साहब मुझे ये चीज़ चाहिए, और वो बाकायदा ज़कात निकालते थे और उनको देते थे कि कोई भी हमारे राज्य में गरीब बिना खाना खाए नहीं सोना चाहिए। और वो पढ़ने के लिए भी प्रोत्साहित किए। पूर्व में बीच में गलतियां हुई होगी, फिर एक ऐसा आया समय कि उन्होंने कहा नहीं, सब पढ़ सकते हैं। वो भाईचारा निर्माण कर दिया गया। लेकिन आज की परिस्थिति क्या है? आज की परिस्थिति ये है कि कभी वो कांग्रेस के सामने हाथ फैलाते हैं, कभी वो किसी दल के सामने हाथ फैलाते हैं।
उनके ऊपर मुझे इस बात के लिए तरस आता था, है अभी भी तरस आता है कि जो उनकी लीडरशिप थी, जो क़यादत करने वाले लोग थे, जब भारत देश आज़ाद हो गया तो क़यादत करने वाली जो बड़ी जमात थी वो कहाँ चली गई? पाकिस्तान में। और ये वर्तमान में लीडरलेस हो गया। भीड़ तो है लेकिन कोई मजबूत नेता नहीं है। एक मंत्री हैं अल्पसंख्यक आयोग, अल्पसंख्यक मंत्री हैं नकवी जी, तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। मुझे बड़ी हैरत होती है, स्टेटमेंट दिया कि जो भी जाना चाहते हैं मक्का जाने के लिए, हम सरकार हमारी तैयार है उनको भेजने के लिए, और वहाँ की सरकार का हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो जैसे ही सिग्नल देगा वैसे ही हम इधर से भेजने के लिए तैयार है। सरकार इसके लिए बजट अलॉट कर रही है, जबकि बहुतायत लोग अपने पैसे से जाते हैं। जिसके पास कुवत होती है वही जाने का प्रयास करता है। उनको क्या पूछना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए सरकार को? मैं अल्पसंख्यक मंत्री हूं, अल्पसंख्यक विभाग का, तो अल्पसंख्यकों के लिए बजट कितना अलॉट हुआ? सवाल क्या पूछना चाहिए, जवाब क्या देना चाहिए कि अल्पसंख्यकों के लिए बजट कितना अलॉट हुआ, उनके रोजगार के लिए कौन सा आपने प्लान किया हुआ है, उनके शिक्षा के लिए आपने विशेष कौन सी व्यवस्था किया हुआ है, उनके स्वास्थ्य के लिए आपने कौन सी व्यवस्था किया हुआ है। क्या प्रत्येक क्षेत्र में संख्या के अनुपात में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व है या नहीं? सवाल ये होना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारा आदमी उतना ही कहने से जब खुश हो जाता है तो दूसरा कुछ कहने की जरूरत है? वो सोचता है अरे भाई हज करने के लिए तो बजट दे ही रहे हैं, देखिए कितना अच्छा नेता है कि इसके लिए वकालत किया। अब बच्चों को रोजगार नहीं है तो क्या करेंगे? बच्चे के लिए अच्छे शिक्षा नहीं है तो क्या करेंगे? तो ये परिस्थितियां जो है तैयार की गई और उनके पास जो रोजगार थे छीनने के लिए सरकार ने प्लान बनाया। और सरकार ने प्लान बनाया और प्लान वे में काम कर रही है कि कैसे इनको बेरोजगार किया जाए। अभी तक तो इनको बेरोजगारी की बात कर रहे थे, अभी समस्त जो गरीब मजलूम वंचित लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटी, सबको एक पैमाने पे तौल दिया कि सबको बेरोजगार करने का निर्णय लिया। और निर्णय लेते हैं जब, तो हमारे लोगों को समझ में नहीं आता निर्णय क्यों लेते हैं, कैसे लेते हैं। आपने पीतल नगरी मुरादाबाद का नाम सुना होगा। पीतल के जितने कारखाने चलाए जाते थे उसमें 90% से ज़्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग काम करते थे। अब नाम तो है पीतल नगरी, पीतल के कारखाने सब खत्म हो गए। भदोही कालीन के लिए प्रसिद्ध था, तो कालीन का काम सबसे ज़्यादा कौन करते थे? यही वर्ग करता था। कालीन का काम धीरे धीरे समाप्त हो गया। अब और आप देखते हैं तो आगरा और कानपुर जूते का, चमड़े का महत्वपूर्ण सेंटर माना जाता था। तो दो वर्ग काम करते थे, एक तो मुस्लिम समुदाय, दूसरा बड़े पैमाने पे जाटो समुदाय वहां काम करता था। वो सारे के सारे जो छोटे छोटे सेंटर हुआ करते थे, वो सेंटर बंद कैसे करते हैं, वो प्लान कैसे करते हैं, हमें आपको समझना पड़ेगा। वो सेंटर ऐसे प्लान बनाते हैं, पहले उन्होंने कहा कि टाटा, बाटा ये लोग जूते चप्पल की फैक्ट्री लगाना शुरू किए। तो जब फैक्ट्री का विरोध हो रहा था तो उन्होंने कहा कि आप ले आते हो, मार्केट में बेचते हो, कभी बिकता है कभी नहीं बिकता है, मेरे ऑर्डर को आप बनाओ और ले आओ, हमसे तुरंत पैसा लेके चले जाओ।
तो सारे उद्योग से जुड़े हुए जो वर्कर्स थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, उन्होंने क्या किया, बनाया, रेड चीफ को दे दिया, बाटा को दे दिया, तमाम कंपनियों को उन्होंने सुपुर्द कर दिया और पैसा लेते रहे। तो लेते रहे और उन्होंने धीरे से क्या किया, माल धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। तो ये मटेरियल शुरू कर दिया कम करना। अब उन्हें 100% काम मिलता था, फिर 80% काम मिला, फिर उन्हें 70% मिला, 70 से 50% मिला, 50 से 40%। और आज के डेट में जो खुदरा व्यापारी थे, सबका व्यापार अपने आप खत्म हो गया। तो ये व्यापार को उन्होंने सिमट दिया। तो ये जब सिमट गया व्यापार, तो रोजगार किसका छिन गया? हमारे समाज का छिन गया। बनारस के साड़ी के संदर्भ में आप लोग जानते हैं, बनारस की साड़ी में जो कढ़ाइयाँ होती थी, सबसे महंगी साड़ियाँ विदेशों में सप्लाई होती थी। सरकार को खुश होना चाहिए था कि बनारस की जब साड़ी विदेश में जाती है तो विदेश की करेंसी भारत में आती है। भारत में करेंसी आती थी, भारत देश मजबूत होता था, स्ट्रांग होता था, यहाँ की करेंसी पे प्रभाव पड़ता था। लेकिन उन्हें यहाँ की करेंसी बढ़ाने में आनंद नहीं आता, बल्कि आप कमज़ोर कैसे होंगे उसके लिए काम करने में उन्हें बहुत अच्छा आनंद आता है। उन्होंने वो बाहर माल सप्लाई का काम धीरे धीरे ब्रेक कर दिया। कलकत्ता का बड़ा सेंटर था, उन्होंने ये भी बंद कर दिया। आप दिल्ली के फुटपाथ पे, लाल किले के पास में बड़ी मार्केट लगती थी, जिससे लाखों लोगों का रोजगार चलता था, वो भी अपने आप उन्होंने बंद करा दिया। 22 लाख फुटपाथ पे, मात्र मुंबई जैसे शहर में 22 लाख लोग फुटपाथ पे अपना छोटा छोटा ठेला वगैरह रेहड़ी लगा के अपना जीवन यापन करते थे। 22 लाख लोगों को सरकार ने एक साथ वहां से हटा दिया। जबकि भारतीय संविधान क्या कहता है? सरकार जब किसी का रोजगार छीनती है, उसके पहले उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। झुग्गी झोपड़ी अगर ध्वस्त करना चाहती है सरकार, तो सबसे पहले उनको मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना के उसको सेट करेगी, उनके रहने की बंदोबस्त करने के बाद तब जाके झुग्गी झोपड़ी आप तोड़ सकते हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है। वो हो भी इसलिए नहीं रहा है कि उन्होंने, जब कोई सरकार के करीब पहुंचता है, सत्ता के करीब, तो सत्ता के करीब पहुंचते ही उनकी एक प्लानिंग होती है क्या करना चाहिए। उन्होंने खजाना खोल देते हैं कि आओ आप भी लूट लो। तो हमारा आदमी भी इनबैलेंस करके लूट लेता है। आजीवन उसे सीबीआई, ईडी का डर दिखा के उसे नचाया जाता है। ये नचाया जाता है इसलिए वो चाह के भी नहीं बोलता है। चाहता है, तकलीफ है, लेकिन बोल नहीं सकता है। और उसकी लड़ाई भी लड़ने के लिए उन्होंने कोई ऐसा संगठन नहीं बनाया कि जिससे बड़ी लड़ाई वो लड़ सके और जीत सके। अपना मीडिया तक कोई खड़ा नहीं कर पाया, अपने पेपर तक कोई खड़ा नहीं कर पाए कि पेपर संचालित हो। हम जो अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं, एक माध्यम है, वो है मात्र सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे नियंत्रण करने के लिए उन्होंने एक पॉलिसी बनाई है। आपको पहले 28 नेटवर्क मिलते थे, टाटा डोकोमो, हज, वोडाफोन, यूनिनॉर, टेलीकॉम की एक कंपनी थी, और डॉल्फिन, सेलोन, बीएसएनएल, एयरटेल, ऐसे एयरसेल, ऐसे 28 नेटवर्क मिलते थे पूरे देश में। अब 28 नेटवर्क में मार्केट में प्लान सस्ता होने लगा। देखा होगा, कंपटीशन हो गया था। जब 350 का पहुंचता था तो एक प्लान आया 120 रुपए में यूनिनॉर का,
वो सारे लोग इधर चल दिए। जब चल दिए तो सारे टेलीकॉम कंपनियों को अपना रेट गिरा देना पड़ा। अब आप देखिएगा क्या है, हज किस में कन्वर्ट हो गया? वोडाफोन ने खरीद लिया। एयरटेल ने किसको खरीद लिया? यूनिनॉर को खरीद लिया। एयरसेल को खरीद लिया। टाटा डोकोमो को आपका रिलायंस ने खरीद लिया। ये 4 नेटवर्क में आज के डेट में तब्दील कर दिया उन्होंने। एक बीएसएनएल है, एयरटेल है, वोडाफोन है और रिलायंस का जियो, 4 नेटवर्क में तब्दील कर दिया। और चारों नेटवर्क का आपसी समझौता हो गया कि आप भी पैसा कमाना चाहते हैं, हम भी कमाना चाहते हैं। अगर 120 रुपये में प्लान बेचते हैं तो 120 रुपये में प्लान बेचते हो तो आपको 20 रुपया मिलता है। आपके ग्राहक 1 लाख हैं। अब आपके ग्राहक 50,000 ही क्यों न हो जाएं, आप एक काम करो, 120 रुपये का प्लान 249 का बेचो। अगर 240 में बेचते हैं तो उनको 130 रुपये का फायदा हो रहा है, 10 रुपये का। अगर 10 रुपया कमीशन भी चला जा रहा है तो सरकार